को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में किया क्या? लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल मोमेंट की बात की थी, ठीक है। हमने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा, पजान रूल्स के बारे में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कि डाइपोल मूवमेंट को जो है मतलब उसका यूज क्या है, ठीक है, हमने जान लिया म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। सो अब इसका यूज क्या है, कहाँ करें? तो सबसे पहले टू डिसाइड पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिसाइड करती हो तो जो है हम डाइपोल मूवमेंट का यूज करते हैं। सभी बच्चे आगे कि नहीं आए? यार एक तो आप लोग धीरे धीरे आते हो, मैं टाइम से आता हूँ, और जो है आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे आते हो। मतलब हमारी क्लास जो है एग्जैक्टली 5:45 पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सुनिए, आप बात पे ध्यान दीजिए। सो पोलैरिटी को डिसाइड कर, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे Ab2 ले लीजिए, Ab2 हमने मॉलिक्यूल, जैसे ऐसा मॉलिक्यूल। अब Ab2 अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तो ऐसे में अब मान लीजिए आप कि B इज मोर इलेक्ट्रिक, B A से ज्यादा इलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। सुनते जाइए। और साथ में मान लीजिए इस डाइपोल मोमेंट को हम म्यू1 कह रहे हैं, इसको जो है म्यू2 कह रहे हैं। डाइपोल मोमेंट जो है म्यू1 म्यू2, क्योंकि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी वो इस तरफ, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ, ठीक है। सो अब हम म्यू रिजल्टेंट कह सकते हैं दैट इक्वल म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस द रिजल्टेंट डाइपोल। अगर ये एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा, सो ऐसे में द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2 cos थीटा, 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। बेटा जी आपको बात समझ में आई थी? आपको बात समझ में आई? अब जो है अब सुन लीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा। देखो, जिन मॉलिक्यूल्स, अगर किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जो है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है किसी की जीरो है, तो वी विल कॉल दैट एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर किसी की डाइपोल मोमेंट जो है जीरो नहीं, so that is called polar molecule।
अगर किसी की डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, 0 नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल। इज इट ओके? इज इट ओके? अब सुने, अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आप ये भी जान लें कि जो इसके कुछ एग्जांपल्स जो है, मतलब जनरली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे विल बी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, और जो पोलर होंगे दे विल बी अनसिमेट्रिकल। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूं कि कौन पोलर कौन नॉन पोलर कैसे होगा। सो अब देखिए, हम एग्जांपल लेते जाते हैं। जैसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है AX। क्या है? AX मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग, सुनते जाइए। तो ऐसे में अब इसकी जो शेप AX मॉलिक्यूल तो लीनियर ही होगी ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं। जबकि AX मॉलिक्यूल होगा सो शेप विल बी लीनियर। सो ऐसे में इसकी जो डाइपोल मूवमेंट, जो इसका म्यू होगा, डाइपोल मूवमेंट, दैट म्यू रिजल्ट, दैट म्यू विल बी नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि अगर x ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरफ होगा, a इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ, मान रहे कि x ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सपोज, सो म्यू विल नॉट बी जीरो। सो ऐसे में जो है ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है ऑलवेज ये ये सॉरी पोलर ही होगा। इसके एग्जांपल एग्जांपल इसके बहुत है, जैसे HCl। ठीक है, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, HCl, HBr, ठीक है, एनीथिंग, ICl, लीनियर मॉलिक्यूल। क्या बेटा जी आपको मतलब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है पोलर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सब? मतलब अगर A और X का बॉन्ड है, देखो A और X का बॉन्ड है तो X की तरफ ही होगा ना। आप इन एग्जांपल को देखो, इसमें Cl की तरफ डाइपोल होगा, इसमें Br की तरफ, इसमें I और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी Cl है तो Cl की तरफ होगा। सो इसका रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता, आपने वेक्टर पढ़े हो, है ना। इसका रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड, हाँ ऐसे हो सकता है अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे A, भाई अगर A2 टाइप का मॉलिक्यूल हो, लीनियर ही शेप है, तो म्यू इक्वल टू जीरो हो, मतलब इसमें आ गया H2 आ गया, Cl2 आ गया। सो ऐसे एग्जांपल आ गए, अगर सिमिलर होंगे तो जीरो हो सकता है, अदरवाइज तो जीरो नहीं हो, है ना। अगर सिमिलर होगा तो जो नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसमें डाइपोल की डायरेक्शन किसी भी तरफ नहीं। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया अपना फर्स्ट है। अब सेकंड की बात, अब सेकंड है AX2। देखो AX2 ध्यान दीजिएगा, AX2 में ऑप्शंस कई हैं। जैसे पहला हम लेते हैं ओनली लीनियर, छोटी सी डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे X है, A है, X, सो लीनियर में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कैंसिल, ठीक है। सो म्यू इक्वल टू जीरो। इसका बढ़िया एग्जांपल BeCl2 CO2, ठीक है। सो ये जो है कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे जो है लीनियर के एग्जांपल, ठीक है। ऐसे AX2 में ही बी शेप भी होगा जो बेंट होता है, मतलब AX है,
इस तरीके, ये बेंट है, ठीक है। सो जब बेंट है तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें आ जाते हैं H2O, H2S, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर बनाना हम पहले सीख गए तो हमें पता, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए, प्रीतिका ने कहा समझ गए, ठीक है। अब थर्ड, सुनिए सुनिए, थर्ड इज AX3। अब AX3 में क्या है, सुनिए, AX3 में इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। एक ऑप्शन है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब AXX, जैसे PFP होता है अपना, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट भी 0 होगी ना, क्योंकि जो भी सिमेट्रिकल आ रहा है, आपने ध्यान देना, ये देखो मैं आपको फिजिक्स की टर्म्स में भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा जो है वो 60 डिग्री का होगा। सो मतलब इसका जो म्यू है, अगर ये म्यू 1 है, सो इसका भी म्यू 1 होगा, इसका भी म्यू 1 होगा। लेकिन जो इस तरफ इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो हाफ ऑफ म्यू 1 आएगा, और इसका भी हाफ ऑफ म्यू 1 आएगा। सो म्यू 1 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब ऐसे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे इस वाले का, उसका हाफ ऑफ म्यू 1 इधर आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल का हाफ ऑफ म्यू 1 इधर आएगा। सही बात है? तो ऐसे में इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई आप ऐसे समझ लो कि एक्स जो है 3 बंदे, जिन्होंने रस्सी से जो है ए को खींच रखा है, जो कि ग्राउंड के बीच में। आप कोई 5-5 मीटर लंबी रस्सी मान लो, जिसने एक्स ने ए को बांध रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, तीनों एक्स अगर बराबर खींचेंगे तो ए किसी भी तरफ नहीं जाएगा। अगर बराबर फोर्स से तीनों एक्स खींचेंगे तो ए कहीं भी नहीं जाएगा। दैट मींस नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। समझ आ गया आपको? ठीक है, एग्जांपल देखिए, BF3, BCl3, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब सुन, नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइगोनल प्लेनर। फिर अगला AX3 की कैटेगरी में इज पिरामिड। पिरामिडल में आ गया जैसे A एंड देन X, X एंड X, ये अनसिमेट्रिकल पर जो लोन पेयर है अमोनिया की तरह, सो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल तो अमोनिया ही आ गया, NF3 आ गया, हाइड्रोजन ऊपर एक एक लोन पेयर है ना, ऐसे आ गया। PS3 आ गया, H3O पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। क्या बेटा जी आपको बात समझ में आ रही? AX3 में ही एक एग्जांपल और आता है टी शेप में क्या है, टी शेप की आपने पढ़ी है, CLF टाइप, A X X X, डोंट पेयर अनसिमेट्रिकल है। आप देख लो, एक्स एक्स यहाँ तो है, लेकिन इधर एक्स से इधर लोन पेयर AX3 में जो टी शेप CLF3 की बनाई, तो अगेन म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसका एग्जांपल CLF3, ERF3, ठीक है, ये इसके एग्जांपल। बेटा जी क्या आपको मेरी बात समझ में आती जा रही है?
ठीक है, ठीक, समझ रहा हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, नोट करते जाइए। अब सुन, द नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ वन इज AX4। AX4 में एक तो शेप आ गई टेट्राहेड्रल। आप जानते हो टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। TS, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इतना जान रहे हैं। टेट्राहेड्रल म्यू रिजल्टेंट जो है 0, क्या होगा एग्जांपल CH4 CCl, जिसकी बढ़िया एग्जांपल एंड HCl। ठीक है, ये इसके बढ़िया एग्जांपल। अब सुनो, इसी में आ जाता है स्क्वायर प्लेन। ठीक है, जैसे A के साथ X X एंड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर आ, स्क्वायर प्लेनर में भी आप देख सकते हो सिमेट्रिकल है। जब भी बराबर एंगल्स होंगे ना, सभी में बराबर एंगल होंगे, सारे एंगल जैसे 109.5 डिग्रीज के होंगे, सो तब जो होगा सिमेट्रिकल ही हो। मतलब सिमेट्रिकल की कई लोगों को हो सकता है सिमेट्रिकल की पहचान नहीं लगती, तो मैं इन शॉर्ट आपको सिमेट्रिकल के बारे में ये बता कि उसमें होगा क्या भाई। एक तो सेंट्रल एटम के अराउंड सारे सराउंडिंग एटम सेम, एक बात, और दूसरी बात कोई भी लोन पेयर, तो तब तो पक्का है कि वो सिमेट्रिकल ही होगा। जैसे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ऐसे AX3 ट्रायंगल प्लेनर में कोई डाउट, ऐसे ही AX2 विदाउट लोन पेयर होगा, लीनियर होगा, तो कोई डाउट नहीं है कि वो नॉन प्लेनर, ये सॉरी मतलब म्यू उसका 0 ही। ऐसे ही यहाँ देख लो, इस वाले की डाइपोल मोमेंट ये वाला कैंसिल कर देगा, इस वाले ये वाला कैंसिल। ठीक है, तो इसलिए अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल है XCF4। XCF4 में रीनॉन के साथ है XCF4 ऐसा, और लोन पेयर भी है, एक ऊपर की तरफ लोन पेयर, एक नीचे की तरफ। ये XCF, इज इट ओके? एंड देन नेक्स्ट इज, अगर ये है स्क्वायर प्लेन, और ऐसे ही सीसॉ। ठीक है, तो अगेन म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा इसका, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। सो ऐसे में इसका एग्जांपल SF4 XCO2 XCO2 X। इज दैट क्लियर? आगे का नेक्स्ट, मुझे एक बात बताइए अब, क्या आपको एक
किसी ने चैट किया बट आई वाज मैं देखता हूँ। सर लास्ट वाला है नकुल जी, लास्ट वाला एग्जाम कौन सा? लास्ट वाला एग्जाम्पल जो है, अच्छा तूने बोला होगा नाम मिटाओ, लेकिन अब बता दूं, ठीक है। सो पहले बताओ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? आसान है, आप समझ रहे हैं आसानी से? इजी एग्जाम्पल, वो कोई बात नहीं नकुल, अभी आगे का एग्जाम्पल देख लेते, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तो चीजें रिपीट हो रही है ना, हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ये तो लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल दिए, सुन। सो अब नेक्स्ट इज पांचवा केस, दैट इज AX5। AX5 में सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो हो गया PCl5 टाइप, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, एक्स, इज इट ओके? ना ना संचित अभी है और पढ़ाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी डाइपोल मूवमेंट भी जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है जीरो होगी, क्योंकि देखो सिमेट्रिकल देखना, मैंने पहले एक रूल बता दिया था कि जिसमें कोई लोन पेयर ना हो और सेंट्रल एटम के अराउंड सारे सेम लगे हो, तब तो म्यू जीरो ही होगा। अगर आप ध्यान दें, नीचे वाले की डाइपोल मूवमेंट ऊपर वाला कैंसिल करेगा, और ये तो ट्राइगोनल प्लेनर की तरह से BAX3, जो इसमें 120 का एंगल है ना, उनकी तो हॉरिजॉन्टल में जो है डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है, वो तो AX3 के एग्जांपल, ठीक है। तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी जीरो। और एग्जांपल PCl5, EF5, SG, ठीक है, सारे। अब इसके बाद नेक्स्ट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा? ए के अराउंड एक्स, ऐसे, इधर लोन पेयर होता है, ये X5 वैसे लोन पेयर होगा। तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका एग्जांपल BrF5 ICl, इनमें जो है म्यू नॉट इक्वल टू जीरो का, इज इट नोट? अच्छा, थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स में अभी और डील कर, ठीक है। सर अब मैं, क्योंकि ऐसे ही अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मॉलिक्यूल में आपको पोलर या नॉन पोलर बताना है, तो अगर स्ट्रक्चर दी हुई है या आप बना लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है पोलर होगा Na, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स की डाइपोल मूवमेंट ऐसे ही लिख देते हैं, एक मिनट। जैसे HF की डाइपोल मूवमेंट है, दैट इज 1.925। ऐसे ही H2O की 1.85 SO2 की 1.60 अमोनिया की 1.47, ठीक है। HCl की 1.07 एंड देन CH3Cl की 1.04, ठीक है। एक बार, अच्छा, जनरली सुन लीजिए, ये तो ऐसे ही लिस्ट मैंने दे दी कि आप जो है भले ये देख लें कि HF की डाइपोल मूवमेंट जो है H2O से ज्यादा होती है, SO2 से ज्यादा, SO अमोनिया से ज्यादा, ऐसे,
HCl से ज्यादा एंड लिस्ट है। ये ऐसे ही मैंने रैंडमली आपको लिस्ट, ठीक है, सुन लीजिए। लेकिन अब आपको ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल, बस अब आपको समझ में आता रहेगा, जो डाइपोल मूवमेंट है वो दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, जनरल जनरली ऐसा हो, ठीक है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लूं, जैसे HF की डाइपोल मूवमेंट HCl से ज्यादा होगी एंड देन HBr एंड देन H। कारण उसका कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर कम कम फिर कम, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, सुन लीजिए, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे मान लो H और F है, F जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो यहाँ से क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, सो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। और इज इट ओके? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है क्लोरीन की, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, सो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा और इधर पॉजिटिव ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, तो क्यू जो है जब ज्यादा होगा तो म्यू ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि म्यू इज क्यू इनटू डी। लेकिन हमने कहा ज्यादातर केसेस में हम डी को देखते ही नहीं। अगर क्यू क्यू किससे आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आएगा। भाई अगर ये दोनों, सुनो, कल हमारा आयनिक चैप्टर किया था, अगर हम सब अलग अलग कंपाउंड, कल हमने आयनिक करैक्टर किया था, अगर हमें सब अलग अलग एलिमेंट्स का कंपाउंड दो तो उसको कैसे करना है। नकुल ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। नकुल ने ये सवाल पूछा है कि कल हमने आयनिक करैक्टर किया था और ये कह रहा है कि अगर कैटायंस भी अलग हो, एनायंस भी अलग हो, है ना, यही नकुल सवाल है, और फिर उनमें कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया। जैसे मान लो एक हमने NaCl, तो एक दूसरा जो हमने MgBr2 लिया, फिर जो है K2SO4, ऐसे ही नकुल, तो उनके आयनिक करैक्टर को कंपेयर करना है, सही नकुल? अच्छा, पहले नकुल मेरे को एक बात का जवाब, ठीक है, एक सवाल का जवाब, दैट इज के LG के फ्रिज में, सुन लो, LG का फ्रिज, LG कंपनी के फ्रिज में और सैमसंग की वॉशिंग मशीन में और सोनी के टीवी में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज? सवाल रिपीट कर दो, LG का फ्रिज, सैमसंग की वॉशिंग मशीन और सोनी के टीवी में से सबसे बढ़िया कौन सा? अब ये लिख रहा है कि सब अलग अलग आइटम, तो ऐसे तेरी सब अलग अलग आइटम, जब कैटायन और अनायन सारे ही अलग हो गए, फिर कंपेयर कैसे? कोई ऐसा सवाल देगा ही। मिल गया जवाब, है ना? कैटायन भी अलग हो गया, अनायन भी अलग हो गया, तो ऐसा सवाल देगा ही। समझ आ गई बात नकुल के? कभी नहीं, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ो। सो दूसरा, मतलब जैसे H को ज्यादा होगा H2S से, एंड देन H2 सेलेनियम, एंड देन H2 टैलियम, है ना, ये भी क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर एंड सेलेनियम टैलियम, बिल्कुल ये ऐसे ही। थर्ड, अमोनिया, BH3,
ASH3, ठीक है, SPH, सो ये होगा। सो मेरी जो बात है वो आपको जो है समझ में आ रही। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, अमोनिया से मुझे याद आया कि अमोनिया की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है देन NF3, सुनते जाइए, और BF3 की सबसे कम। सुन, अब इसमें आप देखिए अमोनिया में क्या है। देखो अमोनिया में क्या है, सबका ध्यान बोर्ड पे। अमोनिया एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पहली बात। NF3 भी पिरामिडल, सही बात है। और लेकिन BF3 जो है ट्राइगोनल प्लेनर। सो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ऐसे में उसकी डाइपोल मूवमेंट तो जीरो ही होनी चाहिए। इसकी तो जीरो ही होनी चाहिए। अभी हमने लिस्ट में ऊपर लिखा, तो ये तो सबसे कम ही हो, पहली बात। लेकिन अगर हम इन दो को कंपैरिजन करें, देखो मैं कंपेयर कैसे करता हूं। सबसे पहली बात, जो लोन पेयर है उसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ ही होगा। ये कल हमने लोन पेयर मूवमेंट और बॉन्ड पेयर मूवमेंट के टर्म्स में कर दिया, सुने आप। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है मोस्ट? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की तरफ ही एरो, मतलब जो बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है वो भी ऊपर की तरफ ही है, और जो लोन पेयर का रिजल्टेंट है वो भी ऊपर की तरफ। ये लोन पेयर की वजह से है, ये इन बॉन्ड्स का रिजल्ट। जबकि इसमें क्या है, लोन पेयर की वजह से तो ऊपर की तरफ है, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रिक। सो ऐसे में इसका जो रिजल्टेंट है बॉन्ड का, वो इस तरफ है। सो ये और ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर, और ऐसी स्थिति में डाइपोल मोमेंट कम हो जाए। नहीं, इसमें तो ऐड ही हो रही है, इसकी ऊपर जा रही है, लोन पेयर भी ऊपर जा रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, इसकी ऊपर जा रही है, फ्लोरीन की नीचे जा रही है, तो कैंसिल आउट होंगे। तो ऐसे में इसकी डाइपोल मोमेंट घट जाए। कभी भी एग्जैक्ट कैंसिलेशन नहीं होती, सुन लीजिए। लोन पेयर तीनों बॉन्ड्स का बराबर कभी नहीं, मतलब किसी भी स्थिति में नहीं, ठीक है। तो आप कभी भी इक्वल कैंसिलेशन ना माने कि आप एक ऐसे ही सिचुएशन इमेजिन कर ले भी बराबर होगी, तो नहीं। क्या बेटा जी, आपको मेरी बात समझ में आ गई? से यस और नो? इस टॉपिक में मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? इस टॉपिक में मजा आ रहा है कि बोर हो? कैसा चैप्टर लग रहा है? मतलब मजे वाला है कि बोरिंग? आसिफ तो लिख रहा है थोड़ा बोरिंग है ना, मीडियम है, कॉमेक है। सुनी, अब आगे बढ़। जब भी कैंसिलेशन होगी, जब भी कैंसिलेशन होगी तब कम ही, जैसे जैसे H2 वाटर, मैं 6 नंबर पे पता नहीं, वाटर और OF2 गैस। देखो अभी भी क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन की तरफ, ये ऑक्सीजन की तरफ, और इनकी भी लोन पेयर की भी ऊपर की तरफ की जा रही है। सो नेट ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ क्लोरीन की डाउनवर्ड और लोन पेयर अपवर्ड। तो ऐसे में यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, यहाँ पर ये ऐड होगी, जहाँ भी एडिशन होगी इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ बोर्ड चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। जहां भी कैंसिलेशन होगी सेम स्ट्रक्चर में, वहां पर कम होगी, इसकी ज्यादा है। थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ रही, थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ रही, ठीक।
जो मैं करा रहा हूँ, सुन लो पहले, मैं करा रहा हूँ बहुत वास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आप थोड़ा भी समझेंगे तो रिवीजन में समझ आता जाएगा तो बढ़िया होगा। सुन, अगर किसी ने बस स्कूल में ये टॉपिक लगाया है, इसका 10% भी करवाया होगा, सही कह रहा हूँ। जिसके टीचर ने बराबर भी कराया वो भी टाइप करते सर हमारे टीचर ने ज्यादा 5% भी नहीं, सही बात है ना। तो जो मैं करवा रहा हूँ, अगर आप उसका कुछ भी परसेंट भी याद रखोगे तो भी हाँ 10% है, सही बात है, संचित भी कह रहा है यही बात, ठीक है। तो इसलिए जब वास्ट करवाते हैं ना, और थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा अगर लगेगा बोरिंग, बट आपके पास जो कंटेंट है ना, उससे काम बहुत बढ़िया होगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो अब सुनो, हाँ समझ नहीं आया था, अक्षित कह रहा है स्कूल, यही है बात फिनिक्स, तो अब ध्यान, तो आप सोचो अगर ऑनलाइन ही आपको मजा आ रहा है इसको करने में, तो ऑफलाइन में होता है टॉपिक कितना मजा है ना। अच्छा सुनिए, अब बात कर रहे हैं सेवन सिस ट्रांस, सिस ट्रांस को देखना आपने, सिस ट्रांस में ये नई बात है, सिस ट्रांस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलता है। सिस क्या होता है, ये एल्कीन्स में होता है, जैसे मैं एग्जांपल, क्लोरीन, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सुन लें, इसको हम सिस बोले। सिस क्यों है ये, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे लगे तो सिस, सेम साइड, दोनों कार्बन में सिमिलर ग्रुप अगर सेम पे लगे हो तो सिस, सुन। और अगर सिमिलर ग्रुप्स जो है ऐसे अपोजिट साइड पे लगे, अलग अलग कार्बन को, ऐसा क्लोरीन इसी पे ऊपर नहीं, अगर ऐसे लगे, ऐसे, तो इसको ट्रांस, क्या आपको सिस और ट्रांस में अंतर पता चल रहा है स्ट्रक्चर, कि इसमें दोनों क्लोरीन जो है एक ही तरफ है, इसमें दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड, सही बात। स्ट्रक्चर देख, बस इतनी सी जानकारी रखनी है कि अगर सेम तरफ होंगे, सेम तरफ होंगे तो जो है सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, समझ आ गई बात। अब देख, आप ये बताओ, जैसे सिस और ट्रांस में किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा लगती है, मैं बता, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें। जब भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक होता है हाइड्रोजन, बट वो लगभग नॉन पोलर बॉन्ड है, उसका आप एरो लगाएं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एरो लगाएं, आप सिर्फ कार्बन क्लोरीन को देखें, इसका ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका भी ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट है, कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर म्यू जो है 0, सही बात है। ये तो कैंसिलेशन ही होगी ना, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। अगर आप इसका वेक्टर भी बनाएंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो ये 0, दैट मींस हमारा सिस वाला जो है ज्यादा होगा ट्रांस से, सही बात है, समझ आई बात के। मैंने बोला ये हम ऑर्गेनिक की बात केमिकल बॉन्डिंग में कर रहे हैं, बट आपको बात समझ में आ गई, ये जो है ये ऐसे सुनते रहते, मैं अभी अभी मैं आपको मतलब इसका म्यू इज नॉट इक्वल, है ना, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन एक बात और, एक एग्जांपल और दे, क्योंकि कई बार हम रट लेते हैं भी ट्रांस वाला कम होता है सिस वाला, ऐसा नहीं। अभी क्या है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये क्लोरीन, इधर हम मिथाइल सी एच, मैंने जरा सा अंतर डाला, अभी ये सिस है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में, और सुन, अभी हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन कर दिया, जाए आप, एंड यहाँ पर जो है सी एच, पर
दोष एक तरफ हो तो सिस हो, और ऐसे इसमें कोई भी सेम नहीं है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर एटम है वो, अगर इसको सिस बोलेंगे इसको ट्रांस। तो बेटा जी पहले ये बताओ, ये सिस और ट्रांस वर्ड समझ में आ रहे हैं? सिस और ट्रांस वर्ड जो है आप समझ आ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको ध्यान स्टेट। आपको पता है क्लोरीन जो है अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। हाँ, कोई एक ही कॉमन हो तो चलेगा बस, लेकिन जो मिथाइल है वो कार्बन की तरफ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो, मैंने कहीं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहा था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऐसा कहीं पे लिखा था, कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp3। कुछ था जो मैंने नोट्स भी दिए थे ना आपको, उसमें था ना, केडीवी में भी आप देखिए, ठीक है आपके नोट्स में भी है, केडीवी में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। आज देखिए, तो ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp3, तो sp3 से sp2 की तरफ जाएगा क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद आया? चलो, तो मतलब ये डोनेट करता है, ये विड्रॉ करता है प्रोटीन, इतना डिफरेंस क्या? तो अब ये डोनेट करेगा और ये विड्रॉ। सो ऐसे में इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा क्योंकि ये ऐड होगा, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ, इसमें कैंसिलेशन होगी। तो ऐसे में ट्रांस वाला ज्यादा पोलर हो गया सिस। समझ आई बात की नहीं? मतलब हम, वो तो ऑर्गेनिक में आपको पता चल जाएगा कौन से डोनेट करते हैं कौन से विड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हमें ये पता हो कौन सा डोनेट और कौन सा विड्रॉ करेगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी। बेटा जी बोलो, पता लगा सकते हो कि नहीं? यार ये 4-5 बंदे ही जवाब देते हैं मेरे को, नकुल महाजन है ना, ऐसे जो है 2-4 बच्चे, ठीक है। अक्षित, अक्षत, सुजल, सुजल देख कितने दिन बाद तूने जो है दिखा, ठीक है। सौम्य तो चल करता है, कुलमीत भी करता है, सक्षम, ठीक है। सुजल तूने पता नहीं 3-4 दिन बाद रिस्पॉन्स दिया होगा, संचित भी करता है ना, अक्षत भी करता है। तो कई लोग ऐसे हैं, ठीक है। हाँ, मानव जो तूने भी बड़े दिन बाद किया, ठीक है, मुझे लगता है हफ्ते बाद किया तूने रिस्पॉन्स। अच्छा, टाइपिंग का कुछ गड़बड़ है, कनिष्ठ कर रहा है आजकल जो है काफी, ठीक है। सुनो आप, हाँ नकुल कह रहा ऑर्बिटल डायग्राम, बस मुझे एक चीज और करवाना है, तो ये पोर्शन हम खत्म कर। अच्छा, तो अब सुन, अभी हमने बात करनी है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। भाई जैसे हमने पिछले कल बात की कि भाई मॉलिक्यूल कोवलेंट भी होते हैं, 100% आयनिक भी होते हैं, ठीक है। सो ऐसे में एक मेरे पास डाइपोल मोड का स्पेशल ऑर्डर है, उसको भी ध्यान रखना कि डाइपोल मूवमेंट जो है, जहां पे मैंने कहा था कि हमेशा आप जो क्यू देखेंगे, लेकिन CH3Cl की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है CH3X से, एंड देन CH3Br से, एंड CH3I से। इससे पहले मैं बात करूँ आगे, ठीक है। इस एक्सेप्शनल केस को आप ध्यान रखिएगा कि हमारा मिथाइल ब्लड क्लोरीन से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का जो डी है, डिस्टेंस है ना कार्बन क्लोरीन के बीच में, वो कार्बन क्लोरीन से काफी ज्यादा, और इतना ज्यादा है कि Q इंटू डी का मल्टीपल जो है उसको बदल देता है। अदरवाइज 99% केसेस में आपका Q ही डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही डिसाइड करेगा। लेकिन जैसे CH3Cl और CH3F का केस है, इसमें क्या होगा, CH3Cl जो है ज्यादा,
क्यों? क्योंकि कार्बन क्लोरीन का देख लें, जो कार्बन और क्लोरीन है उसका डी जो है D1, वो कार्बन क्लोरीन के D2 से बड़ा है। सो D1 इज वेरी वेरी हाई देन D2, तो इसलिए जो है μ1 इज वेरी वेरी हाई देन म्यू। इज इट ओके? यहाँ पे डिस्टेंस मायने रखता है बेटा जी, समझ आई मेरी बात? बाकी जगह जैसे HF ज्यादा है HCl से, तो वहां पे D कुछ नहीं कर पाता, ऑर्डर में चेंज नहीं ला पाता। ठीक है, तो इस स्पेशल केस को ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसलिए जो है इसको ध्यान। इज इट ओके? आगे बढ़े। अच्छा, अब ध्यान, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अब परसेंटेज आयनिक करेक्टर, कल हमने कहा था कि 100% कोवलेंट भी होते हैं, 100% आयनिक भी होते हैं, और उनके बीच के भी होते हैं। तो बीच के जो होते हैं उनमें कुछ आयनिक करेक्टर भी होता है, कुछ कोवलेंट करेक्टर भी होता है। मतलब अगर किसी में 80% आयनिक है, मतलब 20% कोवलेंट, और किसी में अगर जो है 45% आयनिक है, 55% कोवलेंट। सही बात है? तो इसका फार्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा। म्यू एक्सपेरिमेंट म्यू थ्योरेटिकल इनपुट, म्यू एक्सपेरिमेंट म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। अब सुनते जाए, मैं समझा रहा हूँ बात को, बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, अच्छा। सो अब म्यू एक्सपेरिमेंटल म्यू थ्योरेटिकल इनपुट का मामला क्या है? एक्सपेरिमेंटल, इसको मैं आपको सवाल देके ही बता, सवाल देके ही बताता हूँ तो बात समझ में आए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्वेश्चन एक, सुनो। अभी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ठीक है, सब बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन जो है, आपने इसको सॉल्व कर क्वेश्चन। देखो, आपको पता है कि इस एग्जाम पर अपने को म्यू एक्सपेरिमेंटल तो दे, ये जो दी हुई है वो एक्सपेरिमेंटल है ना, ऑब्जर्व है या एक्सपेरिमेंटल है, वो तो दी। लेकिन हमें व्यू थ्योरेटिकल नहीं पता, थ्योरेटिकल व्यू क्या होता है अब देखो कैसे। सो म्यू थ्योरेटिकल आप कैसे निकाल, तो म्यू थ्योरेटिकल निकालने के लिए आप जो एचएफ मॉलिक्यूल है उसको 100% आयनिक मान, पहले सुन ले, एचएफ मॉलिक्यूल को 100% आयनिक मानो कि एच पॉजिटिव है एफ नेगेटिव। भाई एच पे तो 1 पॉजिटिव ही आएगा ना, एफ पे 1 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो Mg होता है, H की जगह Mg होता है, इधर ऑक्सीजन होता है तो इधर 2 पॉजिटिव आता है, इधर 2 नेगेटिव। आपको पता है कि Mg पे 2 पॉजिटिव, लेकिन अभी तो हमें पता है मोनोवैलेंट ही होते हैं, वो H पॉजिटिव होता है, F नेगेटिव होता है ना। ठीक है, तो ये बना दिया।
इसका मतलब इस पे चार्ज, अभी जो H पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो प्लस Q की वैल्यू है दैट इज 1.6 into 10⁻19, और जो माइनस Q की वैल्यू है वो भी 1.6 into 10⁻, सही बोला जी कूलम्स में। भाई इस पे एक प्रोटॉन का चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यही है, सही बोला। सो दैट मींस इस केस में जो Q है वो तो 1.6 into 10⁻19 होगा, बेटा सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और साथ में इनका जो D है वो अपन को दिया हुआ है 0.92 आंसर, इसका मतलब हुआ कि 0.92 into 10⁻10, ठीक है। सो अपनी थ्योरेटिकल मीन क्या है 1.6 into 10⁻⁻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 into 10⁻10, ठीक है, मतलब कूलम मीटर, सेंटीमीटर मत समझना, कूलम, सही बेटा। बेटा जी इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, सही है सर नो। चलिए समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब सुनिए, अब मैंने जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर, क्यू को रिपीट करें। मैंने कहा अगर ये H1 पॉजिटिव हुआ, अगर मैं 100% आयनिक मानूं इसको, 100% आयनिक बॉन्ड मानूं, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव होगा, F नेगेटिव होगा, HF के बीच जितने बॉन्ड है, HF में सिंगल बॉन्ड होता है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको 1 पॉजिटिव कर दीजिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको 1 नेगेटिव कर दीजिए। मतलब अगर जो है हम इसको 100% आयनिक मानते, ठीक है, तो ये होगा। फिर सुन लो, तो Q आ गया, Q जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव होता तो Q होता ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, बस इतनी सी बात। D तो हमें दिया ही, तो Q into D करके हम थ्योरेटिकल निकाल। अब लास्ट में कैलकुलेशन, यहाँ लास्ट सेशन कर रहा हूँ, परसेंटेज आयनिक करेक्ट, सुनो, दैट इज इक्वल टू, देखो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कितनी है 1.92, और क्योंकि यूनिट जो है नीचे वाला का कूलम मीटर है, इसको भी कूलम मीटर में कर देते हैं, तो मैंने कल लिखाया था 3.34 into 10⁻⁻30। अगर डिवाई को कूलम मीटर में चेंज करना है तो ऐसे कर। और अब सुनो, नीचे क्या आएगा 1.6 into 10⁻⁻19 into 0.92 into 10⁻⁻10, ठीक है ना, into 100 into 100, ठीक है। सो बस अब आपने आंसर निकाल देना, इसी को कैलकुलेट करना है, और जो भी आंसर आएगा वो सर मात्र, ठीक है। मुझे लगता है इसका आंसर लगभग 43% आना है, मुझे लगता है, आप इसको चेक करें, ठीक है। सो इसका आंसर जो है 43%, मतलब चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो इट हैज 43% आयनिक करेक्टर, बाकी कितना रह गया 57% कोवलेंट। सही बात, समझ आई बात के नहीं? 43.0 सही है, नकुल ने कैलकुलेट कर दी। अच्छा, नोट कर। अब नकुल सुन ले, नकुल तेरे को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तेरा मसला बड़े दिनों से जो है लटका हुआ है। हाँ यस सर। नकुल अनम्यूट कर। यस सर। हाँ अब बोल, तो तेरा ऑर्बिटल डायग्राम वाला क्या मसला है? सर वो ऑर्बिटल डायग्राम्स करवा देना, वो पेपर में आनी है, वो समझ नहीं आई थी। पेपर में आनी है और तेरे को समझ नहीं है? यस सर। मतलब कौन सी वाली ऑर्बिटल डायग्राम? तीनों नहीं आई? सर यस सर, तीनों। चल अभी फटाफट देखते हैं, देखो बोर्ड पे ध्यान देते रहे। ओके सर। बहुत आसान बात है, देखो हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं
C2H6 C2H6 का एग्जांपल ले रहे हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर कैसी होती है C2H6, ये होती है CH3 लगा होगा, यही कह रहा है ना? यस सर। इन्हीं डायग्राम्स की बात कर रहे हैं ना नकुल? चलो अब यस नो करते जाना मेरे को जो है। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 तू अनम्यूट है तो अनम्यूट रहे, ठीक है, आराम से। अच्छा अब सुन, तो ये भी sp3 है इस टाइम पे, ये भी sp3, तो ऐसे में बहुत आराम से बन जाएगी स्ट्रक्चर कि कार्बन sp3 है, क्योंकि बॉन्ड ही कितने 1 2 3 4, तो इसका स्टेरिक नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब तूने हर एक कार्बन के अराउंड ऐसे sp3 टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल बना दे, ये बता एक कार्बन के अराउंड। अब दूसरे कार्बन के अराउंड भी एक का ओवरलैप करा दो, बाकी जो है 3 पूछते जा तू सवाल अगर तेरे कोई डाउट हो गए ऐसे। और 3 हाइड्रोजन को जो है तुमने ऐसे जोड़ दे, ये 6 की 6 हाइड्रोजन, ये हो गई ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन, हुई कि नहीं? इनके बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू 109.5 डिग्री या डिग्री 28 मिनट्स, ऐसे लिख लो। बोलो नकुल, ये समझ में आई? अनम्यूट कर रखा है यार तेरे को। हाँ सर ये कौन कौन से एक्सिस में होंगी? एक्सिस को छोड़ तो ये 3D है, इसमें एक्सिस ओके नहीं सर। होगा। तेरे जो इथेन की डायग्राम है ना, तू सोच ना, यस मान लो एक टेट्राहेड्रल तू बनाता है, उसमें तो एक्सिस बता ही नहीं सकता। ये देख, यस सर। ठीक है, तो जो 3D ऐसे होगी उसमें एक्सिस नहीं बनाने अपने, ठीक है। इनको अभी ओके एक्सिस सर। की बात अगली 2 स्ट्रक्चर में होनी है, ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो हर कार्बन जो है ऐसे टेट्राहेड्रल है, ये भी और ये भी, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक्सिस की बात नहीं है, आपने बस इतनी बनानी है, बात खत्म। अब सुन, ओके सर। आगे सुन, अगली बात दैट इज इथीन की। अब यहां से बात एक्सिस की स्टार्ट हो, C2H4। C2H4 में क्या है देख, ये स्ट्रक्चर ये है H H H H, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सही बात है, क्योंकि यस सर। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए सुनो, ये दोनों कार्बन बना रहा हूं, एक कार्बन दूसरा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब सुन, पहले इसके और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये इसका ऑर्बिटल है, ये इसका है। अब तू एक बात इमेजिन कर, सुन ले, तू इसको बोर्ड से बाहर इमेजिन कर और इसको बोर्ड से अंदर इमेजिन, समझ आ रहा है? जो लंबे वाला है मतलब ये परपेंडिकुलर, मतलब सुन ले, अब मेरे एक्सिस को समझ ले, मेरे एक्सिस को समझ ले, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, यहां मैं एक्सिस बना लो साइड में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो अभी हम एक्स एक्सिस के अलाउंग, अभी सुनते जाना मेरी बात। तो अब अभी मैं बताता जा रहा हूँ सारी बात, यहाँ मैं एक्सिस भी बना लूंगा, यही बना लूंगा सारे, यही बन जाएगा, सुन ले, अब तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख, ये अपना, सुन ले, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस और ये अपना एक्स एक्सिस, समझ आ रही है बात? यस सर। तो मतलब ये जो दोनों ऑर्बिटल्स है ना, ये एक्स वाई प्लेन में, ये भी और ये भी, क्या तू समझ पा रहा है? यस सर। यस ये सर। मतलब ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, क्या समझ पा रहा है? यस सर। है ना, मतलब इसी प्लेन में, एक ही प्लेन में जो है ये ऐसे बोर्ड से बाहर को आ रहा है, ये बोर्ड, दोनों बोर्ड से बाहर को आ रहे हैं, ये बोर्ड से अंदर को जा रहा है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन के अलावा। अब सुनिए, यस सर। तो इनमें 2 हाइड्रोजन लगी, इनमें 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, एक्स लग गई। अभी मेरा यस सारा सर। मॉलिक्यूल जो है एक्स वाई प्लेन में ही। अब सुनो, अब जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है,
इसका भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है। अनहाइब्रिडाइज्ड को आप डबल लो बनाओ। अनहाइब्रिडाइज्ड जो पीजेड है, ये पीजेड है अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये भी पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये बोर्ड के प्लेन में ऐसे सीधे जैसे बनाए हैं वैसे ही, मतलब इसके Yes, sir. परपेंडिकुलर। सही बात है, जेड प्लेन, जेड एक्सिस। तो एक तरह से ये एक्स, ये जो है एक्स जेड प्लेन में, अगर तू प्लेन से समझ सकता है, ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में अपने बाकी सारे बॉन्ड्स ये और ये एक प्लेन में, इसमें ये दो पाई बॉन्ड जो उसके परपेंडिकुलर प्लेन। समझ आई बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो अब लास्ट वाले की बात, अब लास्ट वाले की बात करते हैं। सर ये पाई बॉन्ड बनाएंगे ना? हाँ, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे जो दो वर्टिकल दिखाए थे। ओके सर। अब सुन, लास्ट C2H2, C2H2 में क्या है, हम बनाते हैं स्ट्रक्चर एस इथाइन या एसिटाइलिन बोलते हैं। अब देखो, आप जानते हैं हर एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इनका जो एंगल है 180 का होना चाहिए। सुन ले, अभी भी हम एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये दोनों के बीच में वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। सुनते जाना, अब मैं पूरी तरह से आराम से बना रहा हूँ। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरफ, एक इसका इस तरफ। सही बात है? यस सर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये ही है दोनों हाइब्रिडाइज्ड, बस। ठीक है, तो अब यस सर। मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, बस। तो इसके दो हैं 180 डिग्री के एंगल में, इसके भी दो हैं 180 डिग्री पे, ये तो एक्स एक्सिस में ही होगी। अब सुन, अब जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई, ये वाई जेड है, ये वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस, तो जो पी जेड है, ठीक है, इसको हम जेड एक्सिस, ठीक है। सो पी जेड जो है, अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये तो आ गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन के साथ, ये तो सिग्मा, मैंने सिग्मा भी लिख दिया, सिग्मा 3 है, 1 2 3, जैसे यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, बाकी ये दोनों पाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक पाई तो ये है, दिस वन इज 1 पाई, जो पी जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में, और दूसरा ये आ, किस एक्सिस में आया, ये वाई एक्सिस, ये सही बात है, ये दूसरा पाई, बस। यस समझ आई सर। बात? यस सर। बोल, कुछ और पूछना है? नो सर, क्लियर हो गया। कुछ भी इसमें डाउट है तो बोल देना। सर जो C2H4 की थी उसमें तो एक एक्सिस में नहीं था ना, एक ऑर्बिटल? कौन सा ऑर्बिटल? अनहाइब्रिडाइज्ड जो है, अनहाइब्रिडाइज्ड वाला जेड एक्सिस में था, हाइब्रिडाइज्ड वाले सारे एक्स वाई प्लेन में थे, यस सर। है ना? यस सर, यस सर। तो वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड वाले जो है सारे एक ही प्लेन में थे। ये भी प्लेनर है क्योंकि आप अल्टीमेटली मॉलिक्यूल में एटम्स अगर आप देखो तो एक ही लाइन में, यस सर। है ना? समझ आ गई? यस सर, क्लियर हो गया। मेरे को अक्षित बोल रहा है एक पाई बॉन्ड होता तो, एक पाई बॉन्ड होता तो वाई में बनता कि जेड में बनता? अक्षित किसी में भी बना सकते, एक पाई बॉन्ड होगा किसी में भी बन जाए, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल है, आप सिर्फ इमेजिन करें, अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर वो इस तरह से इस प्लेन में है, तो उसका इस प्लेन में अगर जो है मॉलिक्यूल है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो है ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब अगर मैं C2H4 की बात करूं, सो मतलब कभी ये नहीं होता कि इसी एक्सिस में जो है बॉन्ड बने। अगर इथीन की बात करूं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसके परपेंडिकुलर है। मॉलिक्यूल तो किसी भी प्लेन में हो सकता है, जैसे आज के लेक्चर में हमने पिछले मतलब अभी जो C2H4 का एग्जांपल था, एक्स वाई प्लेन में मॉलिक्यूल बनाया था, तो जेड एक्सिस में जो है हमारा पाई बॉन्ड आया, एक्स जेड में पाई बॉन्ड आया। लेकिन अगर एक्स जेड में मॉलिक्यूल होता, तो फिर जो है एक्स वाई प्लेन में पाई बॉन्ड आता।
मतलब py भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इज इट ओके? आगे बात समझ? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए नकुल, बाय बाय।